अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अगर वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज डायफ्रैक्शन। इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज रिपल टैंक। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है, पेपर के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज रिपल टैंक एंड हाउ इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड या स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर काफी दफा पूछे जाने वाला सवाल है, तो आपने लेक्चर को बड़ा गौर से सुनना है बड़ा आसान था, आपको बस थ्योरी इसकी समझ आ जानी चाहिए कि बेसिक बात क्या कर रहा है। तो रिपल टैंक क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिपल टैंक? It is a device that is used to study the properties of waves. Properties of wave मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि वेव्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इस्तेमाल होगा ना, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज रिपल टैंक। उसको हम लोग रिपल टैंक बोलेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट जो वेव्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब रिपल टैंक के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन से मुराद मतलब रिपल टैंक के अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं ऐसा। तो रिपल टैंक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले इसके अंदर होता है एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है एक, ठीक है, रेक्टेंगुलर, या इसको इस तरह कर ले रेक्टेंगुलर, या इस तरह कर ले रेक्टेंगुलर टेबल कर लें। सेकेंडली इसके अंदर एक होता है ट्रांसपेरेंट स्लैब, मैं भी आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या बात है। थर्डली इसके अंदर जो चीज आपको चाहिए होगी एक बैटरी। फोर्थली जो चीज चाहिए होगी आपको एक लैंप। और लास्टली आपको जो चीज चाहिए होगी एक वाइब्रेटर, एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर की हमें जरूरत पड़ेगी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है रिपल टैंक की, मतलब ये चीजें रिपल टैंक के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग इसकी वर्किंग के ऊपर, या वर्किंग से पहले हम लोग इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि बेसिकली एक्चुअली एग्जिस्ट किस तरह करता है। तो डायग्राम बहुत कुछ अच्छी तो मैं भी बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। सपोज करें एक रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर टेबल हो गया, इसके ऊपर ना एक ट्रांसपेरेंट शीशे का स्लैब सा पड़ा होता है, मतलब इस तरह समझ लें कि शीशे का स्लैब है, ऐसे उसके ना कॉर्नर्स ऊपर से इकट्ठे, ये शीशे का है, सी थ्रू है, ऊपर से आप देखेंगे नीचे आपको नजर आ रहा होगा, सी थ्रू स्लैब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस स्लैब के ऊपर ना आपने पानी को गिरा देना है, बहुत सारा पानी आपने इकट्ठा कर देना है, जिस तरह एक छोटा सा तालाब बना लिया आपने, पानी गिरा दिया ऊपर। इसके ऊपर आपने एक रख लेना है लैंप, रख दें। दिस वाज अ रेक्टेंगुलर टेबल, ये हमारे पास आ गया स्लैब, आ गया ट्रांसपेरेंट स्लैब आ गया हमारे पास। अच्छा, ये लैंप जब ऊपर से लाइट को जलाएगा, जब आप इसको ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये जितना भी पानी है ना उसका रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिखने को मिल रहा होगा। अब आपने सिंपल करना क्या है कि आपने ना यहां पर एक जोड़ देना है वाइब्रेटर, एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को आपने बैटरी के साथ अटैच कर देना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को ऑन करोगे ना पानी के अंदर, तो क्या होगा कि पानी के अंदर ना ऐसे वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वेव जनरेट होगी, ऊपर लैंप लगा हुआ है, लैंप रोशनी डालेगा, तो ये वेव जो है ना वो आपको नीचे, इनका शेडो जो है वो नीचे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसकी वर्किंग भी ऐसे ही बता देनी। अब वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग इसकी क्या होगी, आपने कहना है टेक अ रेक्टेंगुलर टेबल, इंसर्ट स्लैब ऑन इट, एक स्लैब को रख देना है। नाउ पोर सम वाटर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपने पानी को गिरा देना है। टर्न ऑन द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, नाउ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस वेव्स, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को जैसे ही ऑन करेगा ना वो वेव्स बनाना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और लैंप जब आप ऊपर ऑन करोगे तो लैंप नीचे की तरफ जब रोशनी डालेगा तो शैडो ऑफ द वेव्स विल बी सीन एट द बॉटम ऑफ अ टेबल, वो टेबल के नीचे आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी शैडो वेव्स का। तो ये बेसिकली वर्किंग है रिपल टैंक की। इसके नोट्स जो हैं वो आपको डिटेल्ड मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने नोट्स से इसकी वर्किंग देख लेनी। वर्किंग वैसे मैंने आपको इंग्लिश में बता दी है, वही आप लिख भी सकते हैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो चीज आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बड़ी आसान सी रेक्टेंगुलर टेबल लें, स्लैब के ऊपर पानी पोर करें, लैंप को ऑन करें, एक वाइब्रेटर को जैसे ही ऑन करोगे तो वेव्स बनना स्टार्ट होंगे।
अब वेव्स के शैडोज हमें नीचे मिलेंगे, उन शैडोज को फिर हम लोग स्टडी करके वेव्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रिपल टैंक है। अब रिपल टैंक के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है भाई? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वेव्स को जनरेट किया जाता है, वेव जैसे ही ऑब्स्टिकल के साथ टकराती हैं, टकराकर वापस आने लग जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि वेव्स आ रही हैं और टकराकर वापस जा रही है, आ रही हैं टकराकर वापस जा रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मतलब वेव्स का टकरा कर वापस आ जाना ऑब्स्टिकल से, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल एज दैट। नंबर 2, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। वेव्स का थोड़ा सा बेंड कर देना, मतलब अगर वेव सीधी सीधी जा रही है ना, किसी ऑब्स्टिकल के साथ टकराई है और थोड़ा सा उसका पाथ अपना चेंज अगर कर लिया, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो रिफ्रैक्शन की क्या आप डायग्राम बनाएंगे? आप इमेजिन कर लें कि हमारे पास ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ था, वेव्स जब सीधी सीधी आ रही थी ना ऐसे, तो वेव्स ऐसे ही निकली इसके अंदर से, तो वेव्स ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होना स्टार्ट हो, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होना स्टार्ट हो, तो इस टेढ़ा होने को हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन बोला करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन होती किस वजह से? रिफ्रैक्शन हमेशा तब होती है कि व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम dense to a rare medium। या इस उल्टा भी हो सकता है, वैसे वर्षा भी हो सकता है कि रेयर से जब डेंस के, अब डेंस का मतलब क्या है? डेंस का मतलब है कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मीडियम से जब निकल रही होगी, और रेयर का मतलब है कि हल्के मीडियम से अगर निकल रही होगी। तो जब डेंस से रेयर की तरफ या रेयर से डेंस की तरफ, जब रेयर हवा रेयर मीडियम है, बहुत उसके अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, और डेंस मीडियम जैसा पानी एक डेंस मीडियम, हवा के निस्बतन पानी डेंस है, पानी और शहद का अगर कंपैरिजन करें, शहद इज डेंस, पानी इज रेयर, तो डेंस से रेयर या रेयर से डेंस की तरफ जब वाटर वेव्स आएंगी तो वो वेव्स के अंदर रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है। और रिफ्रैक्शन की मेन रीजन जो है ना वो क्या होती है? स्पीड का चेंज होना, स्पीड चेंजेस। बेसिकली जब वेव्स डेंस से रेयर या रेयर से डेंस की तरफ आती है ना, तो उनकी स्पीड चेंज होने लग जाती है, स्पीड चेंज होती है, दैट्स व्हाई वेव्स रिफ्रैक्ट करती हैं। और हमने एक रिलेशन ये भी तो पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हमारे पास स्पीड चेंज होगी तो इसका मतलब वेव लेंथ भी चेंज होगी। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जब वेव्स के अंदर रिफ्रैक्शन हो, स्पीड भी चेंज करती है एंड वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस, ये भी चेंज कर सकती है। तो ये आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में वेलोसिटी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशन है वेव रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन के अंदर वेव्स बेंड होने लग जाती है। लास्ट हमारा रह गया है, थर्डली इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन को इस तरह करते हैं डिफाइन, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल, कि वेव्स का ऑब्स्टिकल से निकलकर अगर बेंड होने लग जाए ना वेव्स, तो उसको हम लोग डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी डायग्राम इस तरह होगी, सपोज करें दो आपके पास इस तरह ऑब्स्टिकल्स पड़े हुए, वेव्स आपने ऐसे स्ट्रेट वेव्स जनरेट की, जैसे ही वेव इस ऑब्स्टिकल के अंदर से निकली तो ऐसे गोल गोल वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली डायफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब डायफ्रैक्शन के अंदर भी दो चीजें अगर आपने याद रखनी है, डायफ्रैक्शन किस तरह से कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपने डायफ्रैक्शन ज्यादा करनी है तो डायफ्रैक्शन ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्स्टिकल डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। ठीक है। अगर हम लोग इस ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस को कम कर देंगे, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम कर देंगे, तो हमें ज्यादा डायफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो इफ यू वांट टू सी मोर डायफ्रैक्शन देन रिड्यूस द ऑब्स्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम कर दें, डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। एक और ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें, मतलब वेव्स के साइज को अगर किसी तरह ज्यादा कर दें, तो अगर वेव्स का साइज बड़ा हो जाएगा तब भी आपको डायफ्रैक्शन ज्यादा होने को मिलेगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम लोग डायफ्रैक्शन के डिस्टेंस को डिक्रीज करें तब ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, और अगर हम लोग वेवलेंथ को ज्यादा कर दें तब भी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी। तो दीज आर द टू थिंग्स जिससे हम लोग डायफ्रैक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपसे आ जाए कि अगर डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को कम करना है फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ऑब्स्टिकल के डिस्टेंस को डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देंगे।
डिफ्रैक्शन को अगर आपने कम करना है तो वेवलेंथ को इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देंगे, तो बेसिकली उल्टा कर देंगे तो हमारे पास डिफ्रैक्शन का फिनोमेना डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाट आर द टू वेज या व्हाट आर द सम वेज बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज द डिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन इंक्रीज कर सकें, तो वो मैंने तरीके आपके सामने बता दिए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिपल टैंक देखा। रिपल टैंक कुछ भी नहीं है, एक डिवाइस है जो कि वेव्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, एक टेबल के ऊपर स्लैब रखना है, पानी के ऊपर रख देना है, वाइब्रेटर ऑन करोगे वेव्स जनरेट होंगी, लैंप को ऑन करो तो लैंप से ना नीचे शैडोज निकलना स्टार्ट, ये जितने भी रिफ्लेक्शन वगैरह ना उसको हम लोग शैडो से देख के अंडरस्टैंड करते हैं। कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ये चीजें रिपल टैंक के अंदर इस्तेमाल होती है। ये सारा जो आपके पास मैकेनिज्म या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दिया हुआ ना, दैट इज कॉल्ड एज रिपल टैंक। रिपल टैंक तीन प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है, रिफ्लेक्शन जिसके अंदर वेव टकरा कर वापस आ जाए, रिफ्रैक्शन जिसके अंदर वेव्स बेंड होने लग जाए, और डिफ्रैक्शन जिसके अंदर वेव्स सर्कुलर वेव्स के अंदर स्ट्रेट वेव सर्कुलर वेव के अंदर चेंज होगी, ये डिफ्रैक्शन है। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें।